रियल लाइफ परफेक्ट ब्लू स्टॉलकर केस। सो इससे पहले मैं तुम्हें इस केस के बारे में बताऊं, मैं तुमसे कहना चाहूंगा ये कोई ऐसा स्टॉलकर केस नहीं है जहाँ कोई इंसान बस किसी के पीछे पड़ा हुआ है। वेल ये उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग और डेवास्टेटिंग है। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये एक एनिमे परफेक्ट ब्लू में दिखाए गए स्टॉलकर केस जैसा है, तो ये चीज इसे और भी ज्यादा हॉरिफाइंग बनाती है। आई मीन जितना तुम्हारा दिमाग परफेक्ट ब्लू को देखने के बाद खराब नहीं हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा इस केस की डिटेल्स सुनने के बाद होने वाला है। तो होता यह है, एक मायू तोमिता नाम की जे पॉप आइडल होती है जो अपने करियर के इनिशियल फेज में थी, जहाँ उसने कुछ मूवीज और टीवी शोज में साइड किक का रोल किया होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस शो था द सीक्रेट गर्ल्स, जिसमें बेसिकली वो सारी लड़कियां सीक्रेट डबल लाइफ जीती है। एक जे पॉप ग्रुप का मेंबर होने के साथ वो एक नॉर्मल लाइफ भी देखती है। सो ये सारे शोज करने के बाद मायू डिसाइड करती है अब वो एक म्यूजिशियन बनेगी और काफी सारी पॉपुलैरिटी गेन करेगी। तो वो कई सारे रेस्टोरेंट्स में अपने शोज करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो थोड़ी सी फेमस होने लगी एंड इसी वजह से उसके कई फैंस भी बने। लेकिन 2016 में उसे अपने एक फैन से गिफ्ट मिलता है एंड यही गिफ्ट उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो उस गिफ्ट में दरअसल है 20,000 येन की वॉच और कुछ किताबें होती है, जिसके बीच में उसे एक मैरिज प्रपोजल मिलता है, जहाँ वो फैन उसे शादी करने के लिए कहता है, जिसे वो मना कर देती है और उस गिफ्ट को वापस रिटर्न कर देती है। एंड उस फैन का नाम था तोमाहिरो इवाजाकी, जो उस टाइम 27 साल का था। तो वो इसके बाद मायू और उसके फेलो आर्टिस्ट को ट्विटर पर जाकर कई सारे ट्वीट्स करने लगता है। लगभग वो एक दिन में 300 से ज्यादा ट्वीट्स कर दिया करता था एंड इसे लगातार मायू इग्नोर करती है जब तक वो उसे मारने की बात नहीं करता है। एंड इसी के बाद वो उसे ट्विटर से ब्लॉक करती है और पुलिस को इसके बारे में कहती है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, जो कि काफी अजीब था। आई मीन कोई किसी को मारने की पब्लिकली धमकी दे रहा है, जिस वजह से मायू की फैमिली काफी पैनिक हो जाती है। बट फिर भी मायू इन सबको इग्नोर करती है और वो शोज करना छोड़ती नहीं है। मैं 21 मायू पब्लिकली सबको बताती है वो सॉलिड गर्ल्स नाइट वॉल्यूम 11 में परफॉर्म करने वाली है और ये चीज देखकर ऑब्वियसली इवाजाकी भी वहां आएगा। बट पता नहीं क्यों मायू इस बात को भूल जाती है एंड फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही मायू वेन्यू में एंटर होने वाली होती है, उससे पहले इवाजाकी वहां आ जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने वो सारे गिफ्ट्स वापस क्यों किए हैं। एंड यहाँ इवाजाकी मायू से इसका एक सॉलिड रीजन चाहता था, जो मायू दे नहीं पाती है और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है। एंड तभी इवाजाकी उसे 61 टाइम स्टैब करता है, वो भी एक 8 इंच के नाइफ से। एंड ये सारे घाव उसके नेक, फेस और चेस्ट एरिया के आसपास हुए थे, जिस वजह से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिस पर आसपास के लोग पुलिस को कॉल करते हैं, जो आकर इवाजाकी को पकड़ लेती है। एंड इस पूरे टाइम तुम इन पिक्चर्स में देख सकते हो वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, उल्टा उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल है, जैसे कि वो ये सब करके काफी खुश है। एंड इन सारी बुरी बातों के बाद एक अच्छी चीज होती है, जो थी मायू इन सब के बाद भी बच जाती है, बट उसका एक जे पॉप आइडल बनने का सपना ही रह जाता है। एंड जब इवाजाकी का इसके बाद ट्रायल चलता है, तो वो पुलिस को बताता है आखिर वो क्यों मायू से ऑब्सेस्ड है। बट उससे पहले मैं तुम्हें इवाजाकी की एक बात बताना चाहता हूँ। आई मीन एक ट्वीट जिसमें वो एवी में काम करने वाली लड़कियों को खुद की जान लेने के लिए कह रहा होता है। आई मीन इस सोसाइटी में उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और इसी वजह से पहले जिस एक्ट्रेस से इवाजाकी ऑब्सेस्ड था, उसकी आरपी वीडियोस देखकर उसे फॉलो करना बंद कर देता है और फिर ये वाला ट्वीट लिखता है। तो अब बात करते हैं कि वो मायू से कैसे अट्रैक्ट हुआ था। तो वो पुलिस को बताता है इसने एक एवी वीडियो में काम किया था एंड उस वीडियो की जो मॉडल थी वो कुछ हद तक मायू जैसी लग रही थी। एंड इसी के बाद जब उसने मायू को देखा तो वो इससे अट्रैक्ट हो गया था और इससे शादी करना चाहता था। आई मीन ये कितना ज्यादा वियर्ड है, ये बंदा एक एवी मॉडल के साथ वो सब करने के बाद उसी की तरह दिखने वाली एक दूसरी लड़की से ऑब्सेस्ड हो गया। बट इससे भी ज्यादा आयरनी ये है, ये वही बंदा था जो एवी में काम करने वाली लड़कियों को खुद की जान लेने के लिए कह रहा था एंड बाद में चलकर उन्हीं की वीडियोस में फीचर होता है। सो इसके बाद मायू कोर्ट से 76 मिलियन येन की डिमांड करती है और इसे फांसी देने के लिए कहती है। एंड अब पता नहीं 76 मिलियन येन उसे मिलते हैं या नहीं, बट कोर्ट इवाजाकी को 14 साल 6 महीने की प्रिजन सेंटेंस सुनाता है। लेकिन अब इससे क्या हो सकता है, मायू अब कभी भी एक जे पॉप आइडल नहीं बन पाएगी। जून 8, 2008
एक इंटरनेट फोरम पर तोमोहिरो काटो नाम का आदमी कुछ लिखता है। उसका सपना है कि वो किसी का मर्डर करे, बट इस बात को वहाँ कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। एंड अगेन देखने पर ऐसा ही लग रहा था, ये कोई ट्रोलर होगा जो लोगों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट इन रियलिटी तोमोहिरो इससे भी कुछ ज्यादा बुरा करता है। एंड पर्सनली जब मैं इस क्राइम की रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे काफी बोन चिलिंग लगा, बिकॉज इसके अंदर जो चीज होती है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हॉरिफाइंग थी। तो होता यह है कि उस इंटरनेट फोरम पर तोमोहिरो सुबह की 5 बजे एक टेक्स्ट करता है, आई कॉट स्लीपी, we'll drive into the crowd and if the car becomes useless I will use a knife, goodbye everyone। तो इस टेक्स्ट से तोमोहिरो सबको बता रहा होता है कि वो आज क्या करने वाला है। वो काफी क्राउड में कार चलाएगा और अगर उसकी कार काम नहीं आती है, अब किसके लिए वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा, बट अभी के लिए जान लो वो इस टाइम पर अपना नाइफ यूज करेगा। और इसी के बाद वो 5:30 पर एक और टेक्स्ट करता है, आई कांट गेट ओवर दिस हेडेक। 5:35 Rain forecast bad 6 AM I'm used to playing the role of good man. Everybody so easily deceived. And इसके बाद भी ये सारे टेक्स्ट कंटिन्यू रहते हैं, जैसे कि The times has come, let's go. अगर बारिश नहीं होती तो मेरा प्लान परफेक्टली काम करता। एंड इसके बाद वो अपने एक कोवर्कर के घर जाता है, जहाँ वो उसे अपनी कई सारी मांगास, एनिमेस, गेम्स की डीवीडीज देता है। एंड ये सब देखकर उसका कोवर्कर भी काफी ज्यादा हैरान था और वो उससे पूछता है, आखिर तुम ये सब मुझे देकर कहाँ जा रहे हो? जिस पर तोमोहिरो कहता है, आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रक आउट टू अकीहाबारा। वेल अगर तुम्हें नहीं पता अकीहाबारा के बारे में तो मैं तुम्हें बता दूं, ये टाउन दरअसल जापान का एनिमे हब है, जहाँ लोग सिर्फ एनिमेज, मांगास और गेम्स के लिए वहाँ आते हैं। एंड तोमोहिरो वहीं जाने की बात कर रहा है, आई एम गोइंग टू स्टॉप देयर फॉर अ बीट एंड देन आई एम फ्लाइंग आउट ईस्ट। सो इन सब चीजों को लेते हुए उसको वर्कर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अभी क्या बोलकर गया है। एंड इसके बाद तोमोहिरो के वो टेक्स्ट अभी भी कंटिन्यू रहते हैं, जिसमें अगेन वो बताता है अभी वो क्या कर रहा है एंड आगे वो क्या करने वाला है। सो इसके बाद वो अपना लास्ट टेक्स्ट 11:45 पर करता है, कॉट Arrived in Akihabara. It's the day of pedestrians. Paradise isn't it? Just a few minutes left now. एंड ये सब कहने के बाद वो अपने फोन से सारे कॉल्स एंड कॉन्टेक्ट्स हटा देता है, जिसके बाद वो अपने ट्रक से अकीहाबारा में 5 लोगों को हिट करता है एंड फिर कहीं और भी लोगों को। और ये सब देखने के बाद लोग सड़कों से दूर जाने लगे कि ये उन्हें भी ट्रक से ना उड़ा दे। बट इस टाइम तोमोहिरो अपनी ट्रक से निकलकर लोगों को नाइफ से मारने लगता है। एंड एक चीज वहाँ मौजूद विक्टिम्स ने बताई कि जब तोमोहिरो अपनी ट्रक से उतरा तो वो लोगों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागा, वो सिर्फ लोगों को चलते हुए मार रहा था जैसे कि वो कहीं घूमने आया हो। एंड इसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन इस टाइम तक उसने 7 लोगों को मार दिया होता है और 11 लोगों को इंजर्ड कर दिया होता है। जिसके बाद फर्स्ट टाइम पुलिस को लगता है तोमोहिरो शायद मेंटली इल है, बट उन्हें पता लग जाता है कि तोमोहिरो को ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपनी लाइफ से परेशान है एंड वो खुद की जान लेना चाहता है कुछ रैंडम लोगों को मारकर। तो अब तुम सोच रहे होंगे तोमोहिरो की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने ये सब किया। वेल तोमोहिरो की लाइफ बचपन से ही काफी ज्यादा मुश्किल से भरी हुई थी। अगर तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो उसकी माँ तोमोहिरो और उसके छोटे भाई से पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहती थी, जो सही भी है बट इतना भी सही नहीं है। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए तो उसका खाना जमीन पर डालकर उसे किसी डॉग की तरह खाने के लिए कहना। एंड यही चीज अक्सर तोमोहिरो अपने साथ होते हुए देखता था, जबकि उसके छोटे भाई को एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने पर वो सब मिलता था जो तोमोहिरो ने कभी सोचा ही नहीं था। एंड अगेन वो पढ़ाई में बस एक एवरेज बच्चा था। देन इसके बाद तोमोहिरो अपने फेवरेट कॉलेज में जाने के लिए तैयारी करता है, तो उसे वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है। जिसके बाद वो एक दूसरा कॉलेज ज्वाइन करता है, जिसे भी 1 साल बाद वो ड्रॉप कर देता है। एंड इसी के बाद वो खुद को किसी के भी लायक नहीं समझता है और अकेले रहने लगता है। एंड फिर वो अकीहाबारा मैसेकर करता है और इसकी वजह सिर्फ वो अपनी माँ को मानता है, जिसने बचपन में उसके साथ वो सब किया। एंड आज वो एक ऐसा इंसान बन चुका है। जिसके बाद 26 जुलाई 2022 को अर्ली मॉर्निंग में तोमोहिरो का एग्जीक्यूट किया जाता है क्योंकि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई होती है। वेल पर्सनली कहूँ तो बुरी चीजें इसके बाद भी नहीं रुकती है, बिकॉज तोमोहिरो के पिता अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं और उसकी माँ तो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है।
वहीं उसका छोटा भाई हर दिन लोगों से ताने सुनकर कि वो एक किलर का भाई है तो वो खुद की जान ले लेता है। एंड यही चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी, बिकॉज जिसे जो करना था वो एंड में कर लेता है और इसकी सजा उन सारे मासूम लोगों को मिलती है जो उसके शिकार बने और उनके फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने अपने बच्चे को खोया। एंड इससे भी ज्यादा स्कैरी चीज, उस किलर की फैमिली के साथ सोसाइटी हमेशा बुरा बर्ताव करती है, जबकि उन्हें ऐसा कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उनका बच्चा ऐसा कर सकता है। तोमोहिरो का ये क्राइम जापान में कई सारे लोगों को इंस्पायर करता है कि वो पब्लिक में जाकर ऐसा कुछ करें जो कुछ लोग करते भी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। एंड जब उन्हें पता चलता है कि तोमोहिरो एक ओटाकू था तो वो उस टाइम एयर होने वाले एनिमे शोज में से नाइफ जैसे वेपन्स को सेंसर करने लगे। ये थे कुछ डिस्टर्बिंग एनिमे क्राइम्स जिन्हें मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझाने का ट्राई किया है। बाकी तुम्हें और भी एनिमे से रिलेटेड डार्क चीजें देखनी है तो तुम इन दोनों में से किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो एंड मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।